5 राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं। बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला। और तमाम पार्टियों ने अपने अपने दांव लगाने शुरू कर दिए हैं। उनके तमाम बड़े नेता मैदान के अंदर उतर आए हैं, जिसमें सबसे पहला जो चुनाव होना है वो बंगाल के अंदर होना है। और हर पार्टियां एक दूसरे के ऊपर अपने तमाम वोटरों को रिझाने में, उनको मनाने में, जो पार्टी सत्ता के अंदर थी वो उनको अपने कार्यों के बारे में समझाने में लगी हुई है। और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से शुरू हो गया। नमस्कार। मैंने काफ़ी समय से इन सारी चीज़ों को एनालाइज मैं कर रहा था कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है। काफ़ी सारी चीज़ों को सर्च किया, रिसर्च किया। सबसे पहले बंगाल पे आ जाते हैं। बंगाल में वैसे तो 5-6 पार्टियां हैं, बड़ी सारी छोटी मोटी पार्टियां भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, लेकिन बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस और आपका जो वामपंथी हैं और पीरज़ादा और एआईएमआईएम जो पार्टी है, यही सारी मैदान के अंदर है। बंगाल के अंदर वैसे तो ये सारी पार्टियां लड़ रही हैं, लेकिन सबसे मेन मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। और काफ़ी दिलचस्प वाला है, काफ़ी जोड़ तोड़ का मुकाबला है दोनों पार्टियों के बीच में। और बाकी सारी पार्टियां भी अपने ज़ोर आजमाइश कर रही हैं। अब इसमें तो बिल्कुल साफ है कि या तो टीएमसी या बीजेपी में से कोई ना कोई एक पार्टी सरकार बनाएगी, और बाकी सारी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ मतलब अपने अस्तित्व के लिए और या पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हुई है। अब बात करते हैं भाजपा की कि किस तरह से ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि पिछले 5-6 सालों के अंदर बीजेपी ने बहुत ज़्यादा राइज किया है बंगाल के अंदर, और कहीं ना कहीं उसका असर इस चुनाव के अंदर भी दिखेगा। तो सबसे पहले ये डिस्कस करना चाहूँगा कि आखिर क्या कारण है जो बीजेपी राइज कर गई, और क्यों ऐसा मतलब देखा जा रहा है लोगों के अंदर एक लहर सी बनी हुई है कि शायद बीजेपी सरकार भी बना ले जाए। तो अब देखिए 2015 में इनफैक्ट जो वहाँ पे इलेक्शंस हुए थे बंगाल के अंदर, वहाँ पे भाजपा बस इनिशियल लेवल पे शुरू हुई थी, 1 या 2 लोग जीत के आए थे बंगाल के अंदर भाजपा के। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से चीज़ें बढ़ती गई और बीजेपी ने अपने जो बूथ कैडर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया, और घर घर जाके प्रधानमंत्री मोदी और जो उनकी स्कीम्स हैं वो घर घर जाके बताई लोगों को। अच्छा, दूसरा ये है कि अब 2019 तक आते आते हालत ये हुआ कि लोकसभा के इलेक्शंस में बीजेपी ने टोटल 18 सीटों को जीता, और 22 सीटें टीएमसी जीत पाई और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। ये जो इतना बड़ा जो चेंज हुआ वो तकरीबन, अगर बीजेपी की सीट को देखा जाए, जो लोकसभा से अगर उस रेशियो में जाके देखा जाए, तो लोकसभा और विधानसभा का जो कंपैरिजन कर लिया जाए तो 18 सीटें जो उसने जीती वो 129 विधानसभा सीटों पे उसने इम्पैक्ट किया था। और ये मान सकते हैं कि अगर इन केस अगर ये कह दिया जाए कि हाँ लोकसभा बराबर विधानसभा, तो 129 सीटें भाजपा जीत गई लोकसभा के कंपैरिजन में। मतलब जीती नहीं, मतलब जीता हुआ माना जाए कि 129 सीटें जीत गई। अब मुद्दा ये आता है कि बीजेपी किस तरह से, एक तरह से माना जाए तो आधी सीटें, आधा लोकसभा की आधी सीटें जो बंगाल के अंदर थी वो भाजपा लेके चली गई। तो क्या कारण इन सब के पीछे रहा? इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण टीएमसी खुद है। टीएमसी वैसे तो पिछले 30-35 साल से जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो वहाँ पे शासन था उसको उसने चेंज करने के नाम पे जो सरकार में आई थी, वो कुछ न चेंज करते हुए उल्टा वो पूरी तरह से तुष्टीकरण और गुंडागर्दी वाली सरकार वो बन गई। बड़े सारे कारण उसके रहे। एक तो मुस्लिम अपीजमेंट जो पॉलिटिक्स टीएमसी ने की, जिसमें बांग्लादेशी जो घुसपैठिए थे उनको शरण देना, उनको संरक्षण देना, गुंडों को शरण देना, संरक्षण देना, और उनके बल पे चाहे वो लोकल इलेक्शंस हो, ग्राम प्रधानी के इलेक्शंस हो, जिला पंचायत के हो या नगर पालिका के इलेक्शंस हो, उनके बल पे उन सारी सीटों को कब्जा करना हो। इसके अलावा जो हिंदू मेजॉरिटी है वहाँ पे,
देखिए वहाँ पे जो समीकरण है वो 70% हिंदू और 30% मुसलमानों का समीकरण है, जिसमें से कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पे मतलब 80% मुसलमान है, कहीं कहीं पे 10% मुसलमान है, और उनका भी अच्छा खासा तकरीबन 100 सीट के आसपास मुसलमानों का सीधा दखल है कि उन सीटों पर बहुत तगड़ा इम्पैक्ट मुसलमानों का है। तो होना तो ये चाहिए था कि आपको अपीसमेंट करना ही नहीं था, आपको दोनों तरफ समान रूप से देखना मतलब ध्यान देना होता है, हर धर्म के लिए समान होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दुर्गा पूजा के लिए और दुर्गा विसर्जन के लिए वहाँ के लोगों को, बंगाल के लोगों को हाई कोर्ट तक में जाना पड़ा। उनके आदेश, हाई कोर्ट के आदेश पे, माननीय हाई कोर्ट के आदेश पे दुर्गा विसर्जन हो पाया या दुर्गा पंडालें लग पाई। और वहीं उल्टा किसी भी मुस्लिम कार्यक्रम में ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं थी, वो खुलेआम जो करना चाहे करें, करना भी चाहिए। सबको अपने धर्म को अच्छे से, अपने धर्म और आस्था को निभाने का अधिकार जो है हमारे देश के संविधान ने दिया हुआ है, लेकिन एक तरफा नहीं कि आप मुसलमानों को हर चीज़ करने का अधिकार दे रहे हैं और हिंदू जो मेजॉरिटी है उसको करने का कोई अधिकार नहीं। इसके अलावा उन्होंने जो वहाँ के इमाम थे, जिस प्रदेश के अंदर इतना, जो ऑलरेडी इतना पिछड़ा प्रदेश हो, वहाँ पे आपने तकरीबन 50,000 इमामों के आसपास उन्होंने इमामों का उन्होंने 2,500 रुपये हर मंथ की सैलरी बांध दी, और एक काफ़ी ग्रांड हज हाउस भी उनके लिए बनवाया, जो कि इस बंगाल के टैक्स पेयरों की का देन था। तो अगर मान लीजिए आप उनके लिए सब कर रही हो तो यहाँ भी कुछ ध्यान देती, लेकिन आपने वो सब नहीं किया। आपने न तो वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन होने दिया, ना ही वहाँ पे आपने कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स थी, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, उसको आपने वहाँ लागू नहीं होने दिया। आयुष्मान भारत को बंगाल में लागू नहीं किया गया है। और जो किसान के हक में जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो 2,000 रुपये जो किसान को जाना था, उसको नहीं आने दिया। और वो सिर्फ मोदी और बीजेपी की चिढ़ में वहाँ की सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो जो सबसे लोअर तबके का आदमी है वो ये सब चीज़ देखता है और समझता भी है, उसको ये चीज़ सफ़र वो कर रहा था। तो कई कारण थे। एक तो जो लोकल लोग हैं वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं कि मतलब आखिर क्यों हमें वंचित रखा जा रहा है। आपकी दुश्मनी उनसे हो सकती है, आपकी उनके साथ कंपटीशन हो सकता है, लेकिन हम क्यों सफ़र करें। और इसके अलावा हिंदुओं में एक सबसे बड़ा जो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा है उनके प्रति, जो दुर्गा जो पूजा, जो हिंदू पूजाएं थी और जो दुर्गा विसर्जन होने में जो मनाही हो गई थी, उसको लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो बीजेपी काफ़ी हद तक बीजेपी ने मेहनत करी और बीजेपी किसी हद तक जो है मतलब इस चीज़ को समझाने में कामयाब भी रही, और एक तरह से वो जनता के लिए संबल भी बना कि अगर हम अगर आएंगे आपके बीच में तो हम चीज़ों को वापस ट्रैक पे लाएंगे, और जो नॉन इंडस्ट्रियलाइजेशन है या जो आपके धार्मिक आस्था को चोट पहुंचा रही है, हम उसको पूरी तरह से रोक देंगे। तो काफ़ी हद तक बीजेपी पार्टी ये समझाने में कामयाब रही। अच्छा, दूसरा देख लीजिए कि इसके अलावा क्या रहा। टीएमसी का जो सबसे बड़ा जो मतलब शक्ति है, आप कह सकते हैं, जो टीएमसी की सबसे बड़ी, वो है उनका मसल पावर। तो क्योंकि जब मसल पावर होता है तो भाई होता क्या है कि अब आम तौर पे आप देख लीजिए कि जो जितने बड़े नेता हैं कुछ समय से, जैसे मुकुल रॉय हो गए, जैसे शुभेंदु अधिकारी हो गए, जैसे त्रिवेदी जी हो गए, जो कि भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो ये लोग ऐसे लोग हैं कि जिनका अपने ज़िले में और अगल बगल के 1-2 ज़िलों में काफ़ी ज़्यादा उनका मतलब उनकी पकड़ है। अब मिदनापुर ज़िले के रहने वाले हैं आपके शुभेंदु अधिकारी, और तकरीबन 13-14 विधानसभा में उनका सीधा इम्पैक्ट है। तो जब ऐसे सारे लोग पार्टी के अंदर किसी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी के अंदर जाते हैं, तो उनका जो मसल पावर हो वो तो आ ही रहा है, साथ उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी आ रहे हैं, और जो उनके हमेशा से उनको वोट देने वाले, जो उनके फिक्स वोटर्स हैं, वो तो आ ही रहे हैं। तो इस हिसाब से बीजेपी का वोटिंग शेयर है वो अपने आप बढ़ गया। अब जब बीजेपी का वोटिंग शेयर इस हिसाब से बढ़ा है, और इसके अलावा एक लहर भी बनती है, यार इतने सारे लोग छोड़ के आ गए उस पार्टी को इस पार्टी में, ठीक है। और दूसरा,
ममता दीदी ने एक और जो मेरे हिसाब से जो गलती की है वो प्रशांत किशोर को स्ट्रेटेजिस्ट बना के जो वो ले आई। इसकी वजह से बड़े सारे जो बड़े कैडर के जो टीएमसी में बड़े कैडर के जो नेता हैं वो भी बहुत खफा हैं। तो एक और बहुत बड़ा कारण रहेगा। अच्छा आप देखिए, एक चीज़ मुद्दा ये है कि इसमें तो मैं किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि मेजॉरिटी जो मुसलमान हैं बंगाल के, वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। देखिए, मेल तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, इक्का दुक्का कह सकते हैं कि हो सकता है करे, लेकिन औरतों के ऊपर ये कहा सकता है कि औरतें शायद ट्रिपल तलाक वाला जो कानून केंद्र सरकार लेके आई, उसकी वजह से हो सकता है कि वो उससे कुछ औरतें बटे और भाजपा को वोट करें। अदरवाइज़ मेल का वोट नहीं जाना, मुस्लिम मेल का वोट तो बीजेपी को शायद ही आए। दूसरा, बाकी जो पार्टियां, जैसे आपका पीरज़ादा की जो पार्टी है, जो फुरफुरा शरीफ वाले पीरज़ादा हैं, उनकी जो पार्टी है, मुसलमान वोट उसमें AIMIM और कांग्रेस और वामपंथियों के बीच में मुसलमानों के वोट बटने हैं। तो इसका भी एक लाभ मिलेगा, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में एक वोट एक जगह चले जाए तो समझ में आता है कि उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन कुछ पार्टियां हैं, दो तो पार्टियां ऐसी, जैसे पीरज़ादा की जो पार्टी है वो, और AIMIM जो पार्टी है वो तो डेफिनेटली मुसलमानों का एक अच्छा चंक लेके जाएगी। ये बात अलग है कि बंगाल के मुसलमानों का बहुत ज़्यादा भरोसा ममता दीदी के ऊपर है, लेकिन फिर भी उस 30% मुसलमानों में से एक अच्छा खासा चंक बाकी सारी पार्टियों को भी मिलेगा। अब जो ममता दीदी, और इसका सारा फ़ायदा बीजेपी को मिलना है, अच्छा दूसरी एक और चीज़ कि अब ममता दीदी जो 70% हिंदू है, अब ममता दीदी की सारी मेहनत उन 70% हिंदुओं को मतलब अपीज़ करने में वो फ़िलहाल लगा रही हैं। इसीलिए इस समय आप देख रहे होंगे कि वो दुनिया भर के मंदिरों में जाके दर्शन कर रही हैं। लेकिन ये एकदम से चुनाव के समय ऐसा नहीं होता है। अब चुनाव से जस्ट पहले आपने हिंदू पंडितों के लिए भी 1,500 रुपये अनाउंस कर दिया, तो जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझती है क्योंकि चुनाव आ गया। इस अचानक से लास्ट के 6 महीने में ही आपका दिमाग काम किया, आपकी धर्मपरायणता जगी या आपको हिंदुओं की सुधाई, तो वो 1,500 रुपये, उससे कुछ लाभ फिलहाल होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ये सारे ऐसे मुद्दे रहे। और हालांकि अमित शाह जी ने कहा है कि 200+ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, 200+ सीटों को जीतने का उनका लक्ष्य है और वो करेंगे। मेरे हिसाब से 200+ तो वैसे थोड़ा असंभव सा है, क्योंकि 70-30, जहाँ 70% हिंदू हो 30% मुसलमान हो, वहाँ पे थोड़ा ये एकदम से पॉसिबल नहीं लगता है। लेकिन फिर भी मेरा इतना मानना है कि बीजेपी तकरीबन 160 ±12, यहाँ तक का आंकड़ा मुझे लग रहा है कि बीजेपी करके ले जाएगी। दोनों ही सूरत में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। और फिलहाल देखते हैं बाकी सारी जगहों में जब, और 8 सबसे बड़ी बात है कि वहाँ 8 राउंड में चुनाव होने हैं। अन्यथा पहले क्या था कि मान लीजिए आपको कहीं पे बूथ कैप्चरिंग ये सब करने का भी एक खतरा रहता था। मैं बीच में आपको एक बात बताना भूल गया कि 2015 के चुनाव में जब भाजपा वहाँ विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, तो 70% बूथ ऐसे थे जहाँ भाजपा का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। उसके पीछे कारण ये था कि आदमी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था अपनी भावनाएं कि इस पार्टी की तरफ में, बीजेपी की तरफ हो। कारण उसको अपनी पिटाई, अपनी जान का खतरा सब बना हुआ था, अपना अहित होने का खतरा बना हुआ था। लेकिन अब सिचुएशन बहुत चेंज हो चुकी है। भाजपा के हिसाब से, लोकल अखबारों के हिसाब से, मीडिया के हिसाब से तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग जो भाजपा कैडर के लोग हैं, उनकी हत्याएं हो चुकी हैं। उसके लिए भाजपा संघर्ष भी कर रही है। भाजपा ने कई जगह केसेस भी फाइल किए हुए हैं। तो वो डर ख़त्म हो चुका है। लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। सीआरपीएफ को अपना रोल निभाना है चुनाव के समय। तो गुंडागर्दी जैसे कोई चांस है नहीं, और बूथ कैप्चरिंग जैसी कोई चीज़ होने वाली है नहीं। तो काफ़ी हद तक सिचुएशन भाजपा की तरफ जाती हुई दिख रही है। पर हाँ, इतनी बात कह सकते हैं कि मुकाबला बहुत दिलचस्प होना है। तो लड़ाई जो है टीएमसी और बीजेपी के बीच में ही है, और अभी थोड़ा और समय है।
और इस समय इस बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल जहाँ तक मुझे अभी जो लग रहा है वो यही है। तो बाकी मिलते हैं फिर आपसे दोबारा, अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। अगर आपको मेरी ये एनालिसिस समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।